फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम है आप सभी का मेरे चैनल में। छोटों को ढेर सारा प्यार और बड़ों को राधे राधे। तो दोस्तों, अगर आप चैनल में नए जुड़े हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। साथ ही साथ नीचे एक बेल नोटिफिकेशन है, इसको हिट करे बिना बिल्कुल मत जाना। इसको हिट करते ही आपको मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएगा। बहुत से लोग ये शिकायत भी करते हैं कि मेरी वीडियो का उन्हें पता नहीं चलता, तो गाइज़ उसके लिए सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन ही ऑन करना पड़ता है, तभी आपके पास तुरंत वीडियो का नोटिफिकेशन आ जाता है कि इस समय पे वीडियो अपलोड हो गई है। तो चलिए, आप लोगों का ज़्यादा समय बर्बाद ना करते हुए, ज़्यादा समय ना लेते हुए फटाफट से आज का रिएक्शन वीडियो शुरू करते हैं। सो फाइनली आप लोग बहुत देर से मुझे कमेंट कर रहे थे कि लाला जी का वीडियो आ गया मैम, देखिए देखिए देखिए। और मैंने आप लोगों को कहा था कि वीडियो कुछ थोड़ी सी ज़्यादा लंबी है, तो मैं फुर्सत में आराम से वीडियो देखूँगी और उसके बाद मैं डेफिनेटली आप सबके लिए रिएक्शन वीडियो लेके आऊँगी ही। तो 35 to 40 मिनट्स का पूरा वीडियो था जो मैंने देखा भी है। अब बोलते हुए मेरे दिमाग में कितने पॉइंट्स रहते हैं उन्हीं चीज़ों पर डिस्कशन करेंगे। जो पॉइंट्स रह जाएंगे आप लोग हो ना कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं कवर कर लूँगी, क्योंकि मैं अपनी वीडियो अनकट ही बनाती हूँ विदाउट एनी स्क्रिप्ट। तो इसीलिए कुछ पॉइंट्स मिस अगर हो जाएँ तो आप लोग प्लीज़ कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता देना। तो अगर मैं बात करूँ आज की लाला जी की वीडियो पे, तो इट वॉज क्वाइट इम्प्रेसिव स्ट्रगल स्टोरी। वो एक एक्सप्लेनेशन और क्लैरिफिकेशन वीडियो से ज़्यादा एक स्ट्रगल स्टोरी थी, जो कि काफ़ी टचिंग और काफ़ी कनेक्टिंग थी। बट स्टिल स्टोरी के बीच में कुछ कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन पे एक सवाल खड़ा होता है, क्योंकि यहाँ पे स्टोरी हमने इससे पहले एक और सुनी है, क्योंकि ये स्टोरी एक स्टोरी के जवाब में आई है। और इससे पहले की स्टोरी का वर्जन मैं शॉर्टकट में आप लोगों को बता देती हूँ। तो बसंती जी ने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो डाली थी, जिस वीडियो में उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनके जो पति थे, यानी कि जो दीपक जी थे, वो तकरीबन 12-13 साल तक लाला जी के साथ काम कर रहे थे। और लाला जी के साथ काम करते करते उन्हें इतना वक्त हो गया, और इसी बीच में जब उनकी शादी हुई थी तो बसंती के परिवार ने यही देख के शादी करी थी कि लाला जी भी अच्छे सेटल हैं, फैमिली ठीक है, और इसी चीज़ को लेके उनकी शादी फिक्स हुई थी। और जब ये शादी हो गई, शादी होने के बाद जब दिल्ली वाला घर बना और जब उस दिल्ली वाले घर पे रहने की बात आई और दीपक जी ने बोला कि मुझे इस घर में हिस्सा दे दो, तो वहाँ से लाला जी ने उन्हें हिस्सा देने से मना कर दिया, जिसकी बदौलत दीपक जी को नशे की लत लग गई और उस दिन के बाद से दीपक जी नशा करने लग गए। ये एक स्टोरी जो कि बसंती जी ने अभी से कुछ दिन पहले सुनाई थी, उन्होंने हमें बताई थी। उनकी भी ये सारी स्टोरी वर्बल स्टोरी थी। दैट मीन्स कि उस स्टोरी के हमारे पास कोई ऐसे एविडेंस या कोई ऐसे प्रूफ्स नहीं थे। उन्होंने ये स्टोरी, अपना ये वर्जन हमें सुनाया था। अब यहाँ पे एक लाला जी का वर्जन हमारे सामने आया है, लेकिन लाला जी के वर्जन को देख के मुझे सीरियसली बताऊँ तो महाभारत के दानवीर कर्ण की याद आ गई। तो जिस तरीके से कर्ण को इतना दानवीर बोला जाता है कि उन्होंने दान में अपने कवच और कुंडल तक दान कर दिए थे, और सिर्फ उसी को दान करने की वजह से वो इस दुनिया में नहीं रहे, मतलब वो उस समय पे वहाँ से बलि चढ़ गए। तो यहाँ पे मुझे इनकी सारी स्टोरी सुन के मेरे भी दिमाग में वही चीज़ आएगी, वाओ, मतलब क्या इंस्पिरेशनल स्टोरी है कि दानवीर कर्ण को भी यहाँ पे पूरा कंपटीशन दिया गया है। वेल, जोक्स अपार्ट, अब बात करते हैं यहाँ पे लाला जी की, क्योंकि लाला जी की पूरी स्टोरी में लाला जी एक ओबीडियंट चाइल्ड साउंड कर रहे हैं। अपने पिता के, क्या बोलते हैं उसे हिंदी में, जो बिल्कुल अपने पिता की बातें सुनता है, ओबीडियंट की हिंदी आप लोग मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। तो वो वही साउंड कर रहे थे जिन्होंने अपने पापा का कभी विरोध नहीं किया, पापा की हाँ में हाँ ही मिलाया, और जो उन्होंने बोला उन्होंने वही किया। शादी से पहले भी और शादी के कई सालों तक भी उन्होंने वही किया। तो लाला जी के हिसाब से लाला जी ने 2 बार ढाबा शुरू करा है, क्योंकि बसंती जी ने ये बात हमें नहीं बताई कि लाला जी का ढाबा 2 बार शुरू हुआ है। उन्होंने सिर्फ ये बताया था कि दीपक जी का इतना ज़्यादा ड्रिंक करने का रीज़न था कि उनके साथ धोखा हुआ था। 13-14 साल काम करने के बाद भी उनको दिल्ली वाले घर में हिस्सा नहीं दिया, जिसकी वजह से उन्हें पीने खाने की लत और आदत लग गई। अब यहाँ पे लाला जी के कहे अनुसार उन्होंने 2 बार ढाबा शुरू करा है। और अनीता जी की भी मुझे लाइन्स याद आ रही हैं जहाँ पे उन्होंने बोला था कि मैं 2 बार गरीबी से बाहर निकल के आई हूँ, 2 बार गरीबी से। तो कहीं ना कहीं यही 2 उनकी लाइफ के पड़ाव थे जिनमें वो दोनों टाइम गरीबी से बाहर निकल के आई थी। तो यहाँ पे आज लाला जी की स्टोरी डिस्कस करने वाले हैं हम लोग। तो लाला जी की स्टोरी के अकॉर्डिंग आप लोगों ने सारी वो स्टोरी सुनी होगी, तो वहाँ पे जो चीज़ें थोड़ी सी मुझे कनेक्टिंग लगी वो ये कि उन्होंने अपने भाई को आगे बढ़ने के लिए, पैरों पे खड़े करने के लिए बहुत मौके दिए अपने मम्मी पापा के कहे अनुसार। क्योंकि बोला जाता है कि घर का जब बड़ा बच्चा जो स्टेब्लिश हो जाता है तो वो हमेशा अपने छोटों को भी स्टेबल करने की कोशिश करता है, क्योंकि
जितने ज़्यादा बच्चे मजबूत होंगे उतना पूरा परिवार मजबूत होगा। तो एक भाई अगर मजबूत हो रहा था तो दूसरे भाई को भी उन्होंने मजबूत करने की कोशिश करी, अपने एंड पे उन्हें एक अच्छा रोज़गार देने की कोशिश करी ताकि वो भी अच्छा काम कर ले। और यहाँ से हमें दीपक जी की पर्सनालिटी भी पता चली कि उनकी पर्सनालिटी पहले से ही ऐसी ही थी कि वो पहले से भी कोई काम मन लगा के नहीं किया करते थे। हर काम वो बीच में छोड़ देते थे या हर काम में वो कुछ ना कुछ लोचा ऐसा कर देते थे कि अच्छे खासे चलते फिरते काम को वो डुबा देते थे। तो ये पर्सनालिटी यहाँ पे खुद लाला जी ने अपनी ज़ुबानी हमें सुनाई है कि उनके भाई की हमेशा से यही आदतें रहती थी और यही तरीका रहता था। उन्होंने कभी भी कहीं पे भी टिक के मेहनत से काम नहीं किया। तो लाला जी ने उन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत मौके दिए पैरों पे खड़े होने का और हर बार उनके मौके को उन्होंने पानी फेर दिया। इनफैक्ट मुझे बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रेंज इस बात का लगा कि जिस ढाबे की बदौलत लाला जी का पूरा परिवार चलता था, उनके परिवार की रोज़ी रोटी जिस ढाबे की बदौलत थी, उनके बच्चों की फ़ीस, उनके घर का अनाज, उनके घर का खाना पीना जिस ढाबे की बदौलत चलता था, कोई इतनी बड़ी कुर्बानी कैसे दे सकता है कि उसने अपनी वो रोज़गार ही किसी को दे दिया। इतना बड़ा भी कोई दानी हो सकता है कि उसने अपना रोज़गार का जरिया अपने भाई को दे दिया और उस वक्त वो लोग दाने दाने के लिए मोहताज हो गए, जबकि उनके ऊपर 3 बच्चों की जिम्मेदारी थी। उन्होंने उस वक्त पे अपना ढाबा चलता फिरता काम अपने भाई को दे दिया। और अगर भाई को दिया तो भाई ने वो ढाबा बेचा कैसे? क्योंकि आज तक भी इनके खुद के गांव की प्रॉपर्टी का पेपर वर्क नहीं हुआ है, आज तक भी इनके वहाँ पे मौखिक और वर्बल बंटवारे चल रहे हैं। तो ढाबा बेचने के लिए उनको किसने अथॉरिटी दी? क्योंकि जब भी कोई आपसे ज़मीन खरीदता है, हवे में तो ज़मीनें नहीं खरीदी जाती, प्रॉपर आपकी रजिस्ट्री होती है, प्रॉपर आपका दाखिल खारिज होता है, सब कुछ आपका होता है। तो अगर वो ज़मीन लाला जी ने खरीदी थी तो डेफिनेटली वो ज़मीन लाला जी के ही नाम रही होगी या उनकी वाइफ के नाम रही होगी। और जब उन्होंने वो ज़मीन अपने भाई को दी तो क्या उन्होंने वो ज़मीन ट्रांसफ़र करी थी अपने भाई को? और अगर ट्रांसफ़र नहीं करी थी तो फिर दीपक जी से जिसने खरीदी उसने कैसे खरीद ली? क्योंकि ज़मीन तो वही बेच सकता है जिसके नाम पे रजिस्ट्री होती है। ढाबे की जगह चाहे वो 10 गज हो, 15 गज हो, 20 गज हो, 25 गज हो, वो वही बेच सकता है जिसके नाम की रजिस्ट्री होती है। उसके अलावा कौन खरीद लेगा? आज क्या मैं किसी की भी ज़मीन उठा के बेच सकती हूँ, किसी का भी ढाबा उठा के बेच सकती हूँ? जब मेरे पास उसकी अथॉरिटी ही नहीं है, उसके पेपर वर्क ही नहीं है, तो कौन तो खरीदार मुझसे खरीदेगा और कैसे मैं किसी को बेच दूँगी? तो ये चीज़ें समझ में नहीं आई। उन्होंने सब चीज़ें बताई लेकिन सब कुछ वर्बली बताया। और यहाँ पे इस वक्त वर्बल दोनों जने अपनी अपनी कहानी बता रहे हैं। उन्होंने भी अपनी एक स्टोरी बताई है, यहाँ पे लाला जी ने भी अपनी एक स्टोरी बताई है। उनकी स्टोरी के हिसाब से वो सही और लाला जी की स्टोरी के हिसाब से लाला जी पूरे सही। तो अगर इनके भाई इतनी कुछ चीज़ें में हेरा फेरी कर लेते थे, चलो बाकी चीज़ें समझ आती कि इन्होंने कैंटीन चलाई, वहाँ पर पैसे नहीं दिए, वहाँ का रेंट नहीं भरा और वहाँ से सामान बेच के चले गए। लेकिन ज़मीन बेचना, कोई जगह बेचना, कोई ढाबा बेचना कोई हवा नहीं है कि हवे में चीज़ें बेच दी। हर किसी ज़मीन का बकायदा पूरा पेपर वर्क होता है, बकायदा पूरा। तो कैसे उनको इतनी पावर अथॉरिटी मिल गई कि उन्होंने वो ढाबा बेच दिया? अब ढाबा बेचने के बाद इन्होंने बताया, अपनी यूट्यूब की जर्नी भी बताई जो कि बहुत इंप्रेसिव है। और यूट्यूब की जर्नी के लिए तो मैं हमेशा से बोलती हूँ कि वो क्रेडिट तो इनसे कोई छीन ही नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब की जर्नी इनकी खुद की जर्नी है, इनकी खुद की मेहनत है और उस चीज़ से कोई डिनाई नहीं कर सकता, इनकी मेहनत और इनके बच्चों की मेहनत। तो इसीलिए मैं बोलती हूँ कि आज के डेट में जो इनके बच्चों को भी बोलते हैं ना कि कुछ करते नहीं हैं, तो उन बच्चों ने अपना बचपन या ये बोलिए अपनी जवानी या अपनी समझदारी अपने मम्मी पापा के चैनल पे लगा दी। जितनी उनके अंदर समझ थी, जितना वो सीख सकते थे, जितना वो सीख सकते थे, उन्होंने वो अपनी पूरी टाइम लगा दिया है अपने मम्मी पापा के चैनल को आगे बढ़ाने में। और उन्हीं की बदौलत आज उनके पेरेंट्स की चैनल्स यहाँ तक पहुँचे हैं। आज वो एक नाम ओन करते हैं, एक पहचान अपनी ओन करते हैं। यहाँ पे उन्होंने बताया कि दादाजी की तरफ से हमेशा इस बात के लिए फ़ोर्स किया जाता था कि इनको कुछ काम करवा दो, इनको कुछ काम करवा दो। तो ऐसे ही जब इन लोगों का यूट्यूब काफ़ी इस्टेब्लिश हो गया और लॉकडाउन लग गया और उस वक्त पे जब लाला जी अपनी फैमिली के साथ गांव में शिफ्ट हो गए और वहाँ पे अपनी वीडियोस बनाने लगे और जब दादाजी वगैरह सब लोगों ने देखा, इन्होंने अपने कर्ज वगैरह भी पूरे करे, तो वहाँ पर दादाजी ने इनसे बोला कि तुम जो काम करते हो ये लोग भी खाली बैठे हैं और इनको भी काम पर लगा लो। गोलू की वीडियो
के हिसाब से गोलू ने यही बोला कि पहले पापा इनके साथ 6-7 महीना काम करते थे, जहाँ पे ये पापा को 2000 रुपये दिया करते थे। तो अगर ये उस समय पे बेरोज़गार थे, कोई काम नहीं करते थे, लाला जी की वीडियो के हिसाब से लाला जी ने बोला कि दादाजी ने बोला ये कुछ काम नहीं करते हैं और इनको काम की तलाश है तो तुम इनको काम दे दो, तो कुछ नहीं मतलब कि ज़ीरो इनकम। और ज़ीरो इनकम से अगर आपको 2000 रुपये भी मिल रहे हैं तो वो ज़ीरो के आगे तो 2000 है ना कुछ। एक तरफ आप बिल्कुल खाली बैठे थे और एक तरफ अगर आपको महीने के 2000 रुपये भी मिल रहे हैं तो क्या वो 2000 रुपये ज़ीरो के आगे बेकार हैं? कुछ नहीं सर, तो कुछ भी सही होता है ना। यहाँ पे मैं इस समय लाला जी की स्टोरी की बात कर रही हूँ। बसंती जी के ऊपर मैं ऑलरेडी बहुत सारी वीडियोस बना चुकी हूँ, जो उन्होंने वीडियोस बनाई उसके हिसाब पे मैं बना चुकी हूँ। लेकिन यहाँ पे मैं लाला जी की स्टोरी की बात कर रही हूँ कि वो लोग उस समय पे खाली बैठे हुए थे, खाली मतलब नो इनकम। तो तब दादाजी के बोलने पर उन्होंने उनका भी एक यूट्यूब चैनल शुरू करा कि इनको भी यूट्यूब पर हम लोग स्टेबल कर देते हैं। आज 2000 हो सकता है कल को 5, 10, 15 भी देते, लेकिन तब देते जब उस चीज़ में टाइम हो जाता, समय हो जाता। तो उन्होंने ज़ीरो इनकम से उनको 2000 रुपये महीना दिया, जो कि इनके हस्बैंड को समझ में नहीं आया। वो गोलू की स्टोरी के हिसाब से कि इनके पापा को वो समझ में नहीं आया और पापा ने बीच में काम छोड़ दिया। उसके बाद वो काम पकड़ा बसंती जी ने और गोलू ने, और उसके बाद उनकी फैमिली ने, उन तीनों ने फिर काम करना शुरू करा और बाद में उन्हें भी वो 2000 रुपये खलने लग गए, उनको भी वो पैसे कम लगने लगे और इसी चक्कर में उन्होंने वो चैनल वहाँ से क्विट कर दिया। तो ये पूरी जर्नी आज लाला जी ने आप सबके सामने, हमारे सामने रख के प्रस्तुत की है, जिसमें से कुछ चीज़ें सही लग रही हैं और कुछ चीज़ें जिन पे डाउट हुआ वो भी मैंने सवाल यहाँ पे पूछा है, वो भी सवाल मैंने यहाँ पे खड़ा किया है। अब यहाँ पे एक और चीज़ मैं बोलना चाहूँगी कि पिछले कुछ टाइम पे अगर थोड़े से 10-12 दिन पुरानी वीडियोस में आप जाएंगे तो वहाँ पे दीपक जी की तारीफ़ सारी नंदे कर रही हैं। इनफैक्ट अनीता जी ने भी दीपक जी की तारीफ़ करी और आज लाला जी ने अपनी जो जर्नी वीडियो बताई है, जो स्ट्रगल जर्नी बताई है, उसमें तो दीपक जी के अंदर शुरू से ही कमियाँ हैं, शादी से पहले से ही कमियां थी कि शादी से पहले से ही वो टिक के कहीं काम नहीं करते थे। उनका फर्स्ट काम जब उन्होंने बताया कि जब फर्स्ट टाइम मैंने काम पे लगाया था तो ये हफ्ते में 2 दिन की छुट्टी मार लेता था, जिसकी वजह से जिसके घर पे जिसके साथ काम पे लगाया था वो भी लाला जी को शिकायत करते थे कि ये तो 2-2 दिन की छुट्टी मार देता है। तो लाला जी ने कहा धीरे धीरे सीख जाएगा। शादी से पहले ही मतलब उनके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स थी और उसके बाद वो धीरे धीरे बढ़ती गई, क्योंकि लाला जी ने अपने मुंह से आज खुद इनकी सारी स्टोरी बताई है। तो फिर जो इनकी बहनें अपने भाई की तारीफ़ कर रही थी, वो तारीफ़ किस बेस पे कर रही थी, ये चीज़ें आप लोगों ने बहुत कंफ्यूज कर दी है। एक जना उनकी सारी कमियां बता दी कि उनकी कितनी सारी कमियां थी। बोलते हैं जब घर का गार्जियन यानी कि मर्द ही सही नहीं होता ना, तो वो घर कभी भी ठीक हो ही नहीं पाता। इस घर में लाला जी मेहनती थे, उनके अंदर कुछ करने का जज्बा था, अपने बच्चों को पढ़ाने का जज्बा था, इसीलिए उनका पूरा परिवार आज की डेट में सफल है। और बसंती के परिवार में उनके पति ही प्रॉब्लमेटिक थे, उनके अंदर ना तो खुद जिम्मेदारी थी ना ही अपने परिवार को संभालने की जिम्मेदारी थी, इसीलिए उनका फैमिली जो है वो बिखर गया और आज इस स्थिति पे आ गया। तो यहाँ पे मुझे बस ये समझ में नहीं आ रहा है कि दीपक जी अच्छे थे या दीपक जी बुरे थे। नंदे कहती हैं वो बहुत अच्छे थे और यहाँ पे लाला जी ने तो हमें पूरी कहानी उनकी खोल के बता दी कि वो तो शादी से पहले ही ऐसे थे और शादी के बाद तक भी ऐसे थे। तो फिर किस बात का लाड और क्या अच्छा प्रूव आप उनको करना चाह रहे थे। बीते दिनों वो चीज़ें समझ में नहीं आई कि जब लाला जी खुद अपने भाई से इतने ज़्यादा परेशान थे, उनके भाई ने 3 से 4 बार उनका काम धंधा चौपट करा दिया, उनका रोज़गार 3 से 4 बार उन्होंने ख़राब कर दिया, और उसके बाद भी इनकी जो नंदे थी उन्होंने अपने भाई को इतना प्यार और लाड क्यों दे दिया, उनकी ये कमियां क्यों नहीं उन्होंने बताई। आज ये कमियां हमें लाला जी के थ्रू पता चली कि वो तो शादी से पहले ही ऐसे थे। तो जब वो शादी के बाद गांव में अपनी बीवी से लड़ते थे, ड्रिंक करने लग गए थे, कर्ज लेते थे, क्योंकि कर्जे की बात यहाँ पे लाला जी ने भी बोला कि वो जगह जगह से कर्ज ले लेता था,
कभी इधर के पैसे कभी उधर के पैसे। तो इसका मतलब बसंती ने जो जर्नी दीपक जी की शेयर करी है वो भी सच बोल रही थी कि वाकई में उनके पति जगह जगह से कर्जा ले लेते थे, जगह जगह चीज़ें बेच देते थे और उसका भुगतान आज तक भी बसंती जी कर रही हैं, आज तक भी उनका लिया हुआ कर्जा भर रही हैं। तो यहाँ पे तो बसंती जी ने मतलब झूठ बोला ही नहीं, इसका मतलब उन्होंने भी सच बोला कि उनके पति कर्जा लेते थे, सामान बेचते थे, चीज़ें बेचते थे। पहले उन चीज़ों की भरपाई लाला जी करते थे और उसके बाद उन चीज़ों की भरपाई बसंती जी ने करनी शुरू कर दी। तो इसका मतलब कि बसंती जी इस पॉइंट पे बिल्कुल ठीक थी कि उनके जो हस्बैंड थे यानी कि लाला जी के जो भाई थे वो प्रॉब्लमैटिक शुरू से ही थे, और अगर वो परिवार में सही होते ना तो आज इस परिवार का एक अलग ही रौब होता। आज इस परिवार में कोई दिक्कत ही नहीं आती अगर लाला जी जैसे 10% गुण भी उनके भाई के अंदर होते, अगर वो 10% गुण भी उनके अंदर होते, वो भी मेहनत करना जानते, तो वो भी आज अपने परिवार को काफ़ी ऊंचाइयों तक पहुंचा सकते थे। लेकिन वो ये सब चीज़ें नहीं चाहते थे और उसकी वजह से उन्होंने कभी भी अपने पैरों पे ना तो खड़ा होना ज़रूरी समझा, ना ही अपने परिवार की जिम्मेदारी समझी। तो यहाँ पे कुछ जगह पे लाला जी की खुद की वीडियो ने बसंती जी को ही सही साबित कर दिया है कि इस जगह पे बसंती जी बिल्कुल ठीक थी। और लाला जी ने अपनी जर्नी शेयर करके ये भी बता दिया कि लाला जी की फैमिली ने कभी भी उन लोगों के लिए ऐसा नहीं सोचा कि हम इनको कुछ ना कराएं। उन्होंने टाइम टाइम पे सपोर्ट किया, अपने पिताजी की बात सुनी। अब यहाँ पे मुझे नाराज़गी होती है दादाजी से कि जिस बेटे ने उनकी हमेशा से सुनी, उनकी हमेशा से मानी, उन्होंने जैसा बोला, जो बोला, उस बेटे ने हाँ 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 करके वो सब चीज़ें करी। तो आज के डेट में उसी बेटे के साथ दादाजी को लगाव क्यों नहीं है? आखिर क्यों 5% ममता भी दादाजी के अंदर अपने उस बेटे के लिए, उसके परिवार के लिए नहीं है? क्योंकि बेटे की स्टोरी के हिसाब से तो बेटे ने अपने पिताजी के लिए बहुत बार कुर्बानियाँ दी हैं, बहुत बार कॉम्प्रोमाइज़ किया है। तो क्या उस पिता को, जिसके बच्चे ने अपने पिता के लिए हर चीज़ करी हो, उनकी बोली हुई हर बात मानी हो, उनके सारे कर्जे पूरे करे हों, पूरा घर ढंग से बनाया हो, आज उस बच्चे की क्या 5% भी इज्जत नहीं है? ऐसा क्यों? क्या ऐसा आज की डेट में कोई बाप होता है? कोई ऐसा बाप होता है कि जो अपने बच्चे का कराया भी पानी में मिला दे? क्या ऐसा होता है? तो ये चीज़ें थोड़ा सा मुश्किल हो रही है क्योंकि आज की डेट में भी चाहे कोई कितना भी बेटा रईस हो, चाहे दूसरा बेटा कितना भी गरीब हो, लेकिन माँ बाप के लिए हर बच्चा अपना बराबर होता है। हर बच्चे का दुख माँ बाप के लिए बराबर होता है, चाहे वो छोटा हो, चाहे वो बड़ा हो, चाहे वो अमीर बच्चा हो, चाहे वो गरीब बच्चा हो। माँ बाप का दिल सबके लिए बराबर रहता है। तो आखिर दादाजी इतने ज़्यादा निठुर क्यों हुए लाला जी की फैमिली के साथ? इसके पीछे आगे भी क्या कोई स्टोरी है? क्या ऐसा कोई रीज़न है जो दादाजी का वर्जन हो, जो दादाजी की साइड हो, जिस वजह से दादाजी ने अपने बड़े बेटे और उनके परिवार को इतना ज़्यादा पराया कर दिया कि जिन बच्चों ने इतना कुछ अपने पिताजी का मान रखने के लिए, उनकी बात रखने के लिए किया हो, आज की डेट में अगर उनके पिता के सामने उनके बच्चे पिट रहे थे, यानी कि दादाजी के सामने उनके बच्चे पिट रहे थे और वो पिता ने चूं भी नहीं निकाली, ऐसा क्यों? अगर आप लोगों के पास इस सवाल का जवाब है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, क्योंकि इस सवाल का जवाब मैं अपनी मनगढ़ंत कहानी के बेस पे नहीं बोलना चाहती, क्योंकि कुछ चीज़ों के जवाब आए हैं लेकिन कुछ चीज़ों के जवाब आए ही नहीं है। और इस फैमिली में देखा जाए तो सबका अपना अपना वर्जन है, सबके पास अपनी एक एक स्टोरी है। एक जना अपनी एक स्टोरी आके सुनाता है और दूसरा जना अपनी एक स्टोरी आके सुनाता है। कुछ स्टोरी सुन के हम उनसे कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये यहाँ पे सही बोल रहा है, और कुछ स्टोरी सुन के हम उनसे कन्विंस हो जाते हैं कि हाँ ये भी यहाँ पे सही बोल रहा है, और इन सब चीज़ों के चक्कर में हो जाते हैं हम लोग बिल्कुल कंफ्यूज। तो अगर आप लोग इस कंफ्यूजन को दूर करने में मेरी हेल्प कर सकते हैं तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ ज़रूर बताइएगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।